तो इतने प्यार से हमारे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बोलते साथ ही आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाती होगी कि भाई मेरे आसपास लाइट जल रही है, बल्ब जल रहे हैं, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ये सब चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब आप सोचते होंगे कि मैम ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी मदद से हम चीज़ों को चला पाते हैं। क्योंकि देखिए इस पूरी दुनिया में जब तक एनर्जी ना हो, एक इंटरनल एक एनर्जी जो कहते हैं वो ना हो, तब तक कोई भी चीज़ रन नहीं कर सकती। तो ये एनर्जी बनी कैसे? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो भाई हमने ही बनाया, क्योंकि अगर हम हमारे इतिहास को देखें तो इलेक्ट्रिसिटी पहले से तो थी नहीं। तो ये कैसे बनी होगी? तो ये पूरा एक बहुत डिटेल में एक सब्जेक्ट है जिसको हम बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम जानते हैं कि हमारे जो पावर स्टेशंस होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है या फिर सोलर पावर प्लांट होता है, वहाँ पर एनर्जी बनती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्योंकि हमें एक यूनिवर्सल लॉ तो पता है कि एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता। वो है और वो हमेशा रहेगी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर बन रही है वो ट्रांसमिशन लाइन, वही वाली ट्रांसमिशन लाइन जो कि आपको सड़कों के किनारों पर दिखती होंगी बड़ी बड़ी, तो उन ट्रांसमिशन लाइन से हमारे घर के पास जो पावर स्टेशन है वहां तक आती है, और पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक। अब ये पूरी कहानी में हम ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी मिलकर किससे बनी होती है, इसके मेन परिवार वाले या फिर इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? तो वो है इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से कोई भी चीज़ चलती है। अब बात आती है कि मैम सबसे पहले तो बिल्कुल पॉइंट से अगर स्टार्ट करें, इनिशियल चीज़ से स्टार्ट करें तो क्या है? तो हमें समझना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि चार्ज से ही बना होता है करंट। तो सबसे पहले तो हम जाने कि ये चार्ज क्या है। अब इस पूरी दुनिया में देखो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं। अब जैसे कि अगर मैं एक छोटे से डॉग को कंसिडर करूँ, उस डॉग को बहुत जूम इन करूँ, तो मैं उसके बायोलॉजी के लास्ट टर्म सेल तक पहुँच जाऊँगी। और सेल के अंदर की बात करें तो सेल के अंदर होगा एक एटम जिसमें होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हमने ये कंसिडर किया कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, इनमें हमने इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इनको चेक करने के लिए क्या किया, हमने इन सब पे चार्ज दे दिया। प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज दे दिया। और फिर हमने इसकी स्टडी की, तो हमने स्टडी में ये पाया कि सबसे बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ पाते। इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर घूमते रहते हैं। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल कंडीशन में है। ठीक है। अब क्यों हम कहते हैं न्यूट्रल है? क्योंकि मान लो एक पे +3 प्रोटॉन है और +-3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको अगर ऐड करेंगे, टोटल उसके चार्ज निकालेंगे तो वो 0 आएंगे। ठीक है। चलिए अब इस बात को थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अभी थोड़ा आगे लेके चलेगी। अभी वापस यहाँ आ जाते हैं कि एटम के अंदर जब हमने देखा, तो हमने जब इसकी स्टडी की तो ये पाया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे कि सूरज, सन, जिसके साथ चारों तरफ ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं, जैसे कि अर्थ घूमती है या फिर दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो उसके एक ऑर्बिट में घूमते हैं। अब सारे एक साथ तो नहीं घूमते, सबका एक नंबर है, हर एक ऑर्बिट में एक एक प्लैनेट है। उसी तरीके से यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका भी एक पैटर्न है, जैसे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। पहले वाले शेल, इसको क्या कहते हैं? शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं। इस तरह से ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के फोर्स में है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। मतलब कि न्यूक्लियस के तरफ ये जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये इसको एक शब्द यूज़ कर सकते हो कि ये ज़्यादा बाउंडेड नहीं है उससे। प्रोटॉन एकदम बंधे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं हैं, वो फ्रीली घूमते हैं। इनके इसी फ्रीली घूमने के कारण क्या होता है? अब भाई एक सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है।
मतलब कि एक एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। और इन बहुत सारे एटम में अगर मैं एक एटम को बाहर निकालूं तो हर एक एटम में क्या होंगे बच्चों, हर एक एटम का न्यूक्लियस होगा, हर एक एटम के प्रोटॉन्स होंगे, हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उसके ऑर्बिट्स में हैं। अब ये जो एटम्स हैं, ठीक है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन जैसे कि एक चेयर पड़ी हुई है, एक टेबल पड़ी हुई है, इन सब के अंदर एटम्स हैं, सारे के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाते, वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम इनको थोड़ा सा एनर्जाइज करें तो ये मोशन करना शुरू कर देते हैं। कैसे मोशन करना शुरू करते हैं, तो भैया इस पूरे चीज में इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, ये अपनी पोजीशन को छोड़ करके जा सकता है। इसका मतलब कि अगर थोड़ी एनर्जी मिली तो ये अपने एटम को छोड़ के किसी दूसरे के एटम में चला जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला कि बहुत सारे एटम होते हैं, इन बहुत सारे एटम में सब में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, इनको हम दो चीज मान लेते हैं, एक को हमने पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा, अपने सेल को छोड़ करके किसी दूसरे के एटम में चला जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी। तो इस तरह से ये रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब हम इन्हें चार्ज देते हैं, जब हम इन्हें एनर्जी देते हैं, तब ये इस तरह से मोशन करते हैं। तो बच्चों अभी तक की कहानी अगर चार्ज के बारे में समझे तो चार्ज किससे मिलकर के बना हुआ है, तो एटम के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो कि आप एक चार्ज का काम करते हैं। तो इनको चार्ज क्यों कहा जा रहा है, तो इसकी कहानी को समझिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होता है और प्रोटॉन बहुत टाइटली बाउंडेड होता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहाँ से वहाँ घूमते हैं और सबसे बाहर के ऑर्बिट में शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में चले जाते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रोटॉन है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि जब ये इसकी जगह को छोड़ करके जा रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होता होगा, तो ये होता होगा क्या कि या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती होगी या फिर ज़्यादा हो जाती होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दो एटम्स हैं, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन थे, ठीक है, वो कितने थे, 3। ओके, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था और इसमें जो प्रोटॉन थे वो थे 4, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर चलो दोनों का सेम ही मान लेते हैं। तो जब ये यहाँ से जंप करके जाएगा तो ये 3 बन जाएगा। अब बताओ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में है, इसमें है, तो नेगेटिव चार्ज किस में ज़्यादा हो गया, इसमें हो गया। तो ये इस चार्ज को आप नेगेटिव चार्ज बोलना शुरू कर दोगे और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसे आप पॉजिटिव चार्ज बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम चार्ज के बारे में समझ गए। अब हमने क्या किया, इन चार्जेस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के पास लेकर के जाती हूँ तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं जब मैं इलेक्ट्रॉन को लेके जाती हूँ तो वो इस तरह से दूसरे को दूर करते हैं। पॉजिटिव को लेके जाती हूँ तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। और जब पॉजिटिव नेगेटिव को लेके जाती हूँ तो एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो चार्ज इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या सिंपल कहे कि जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट या फिर रिपल करता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, अब ये जो चार्ज है उसे हम नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कब कहते हैं, तो वो अभी हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ। अब कंडक्टर और इंसुलेटर की अगर बात करें तो हर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन सिर्फ कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो कर पाता है। इंसुलेटर की क्यों नहीं करते, तो बच्चों कंडक्टर के जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसमें प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन थोड़े फ्री होते हैं, जिसकी वजह से वो एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर पाते हैं। इंसुलेटर्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। अब जब मैं इन एटम्स के बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर चीज़ में क्या होता है, एटम है, एटम के बाहर फ्रीली इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे आप उन्हें एनर्जाइज करो,
तो कैसे जाते हैं, एक एटम से दूसरा एटम। मान लीजिए ब्लू कलर का आपका इलेक्ट्रॉन है, ये एक एटम से दूसरे एटम में इस तरह से रैंडम मोशन करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब हम इन्हें एनर्जाइज करते हैं। तो जैसे पोलराइजेशन कर दो या फिर आप उसे फ्रिक्शन दे दो या कंडक्शन करोगे तो फिर ये मोशन करना चालू कर देंगे। एक डायरेक्शन में कब आएंगे, तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब आप उसमें बैटरी लगाओगे, क्योंकि बैटरी क्या करेगी, फोर्स लगाएगी एक डायरेक्शन में, और जब भी मैं किसी चीज़ पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ तो वो उसी डायरेक्शन में जाती है। उसी तरीके से ये भी मूव करते हैं, ठीक है। तो चार्ज की अगर हम बात करें बच्चों, तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम इसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जहां पर ऑलरेडी कोई फोर्स लगाने वाली दूसरी चीज भी होगी, तो जब भी हम इसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये या तो रिपल्शन शो करते हैं या अट्रैक्शन शो करते हैं टुवर्ड्स अनदर चार्ज। तो इसी प्रॉपर्टी को हम उसका चार्ज कहते हैं। और ये जो चार्ज है ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे चार्ज हो जाते हैं बच्चों, तो एक्सेस और डेफिशिएंसी, ठीक है। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। और सिंपल डेफिनेशन की अगर आप बात करो बच्चों चार्ज की, तो किसी पॉइंट पर अगर चार्ज ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस में है या डेफिशिएंसी है तो उसे हम चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज फिर दो तरीके के हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं, तो जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर वो चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये दो एटम थे, ठीक है, दोनों में ही चार चार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। अब यहाँ से उठ करके भैया एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 5 हो गए, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसमें ज़्यादा हो गए चार्ज, तो उस पार्टिकल में हो गए, उस एटम में हो गए, इसलिए चार्ज नेगेटिव कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाता। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट ऑकर्स इन डिस्क्रीट न्यूट्रल यूनिट्स एंड इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अभी जो चार्जेस हैं अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ये कभी भी क्या नहीं होंगे बच्चों, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते या फिर नए क्रिएट नहीं होते, ये बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कंटिन्यूसली, जैसे ये कंटिन्यूसली ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, ये इस तरह से ट्रांसफर होते रहते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एटम न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई एक एटम नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो गए हैं। अगर मैं कहूँ पॉजिटिव चार्ज एटम है तो हम उसे पॉजिटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा है, ठीक है। अब एक बात आती है बेटा कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज। तो कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हेन यू चार्ज समथिंग बाय एनी मेथड नो चार्जेस आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। अब जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर आप चार्ज करते हो, चाहे आप फ्रिक्शन से करो, चाहे आप पोलराइजेशन से करो या कंडक्शन से करो, ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप किसी भी चीज़ को चार्ज करते हो तो उसमें आप ऐसा कभी भी नहीं करते हो कि चार्ज को ख़त्म कर रहे हो या चार्ज को बढ़ा रहे हो। आप क्या करते हो, चार्ज का सिर्फ ट्रांसफर कर रहे होते हो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टे द सेम, इलेक्ट्रॉन सिंपली मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर विच मेक्स एरिया दैट हैव डिफरेंट चार्जेस। समझ में आई बात, इसमें क्या होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है ये सिंपली मूव करता है एक एटम से दूसरे एटम में, जो कि एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देता है जिसमें डिफरेंट चार्जेस हो, ठीक है। तो बच्चों अभी वीडियो में आगे तक जा रहे हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कई बच्चों को समझ में आ रही होगी कहानी, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझो कि पूरे यूनिवर्स के मैटर में चार्जेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हर चीज़ मॉलिक्यूल से बनी है, हर मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन जिनमें भी लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से न्यूट्रॉन उनको जकड़ के नहीं रख पाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में कंटिन्यूसली जंप करते हैं अगर आप उनको एनर्जाइज कर दोगे, जिसकी वजह से हमें रिपल्शन और अट्रैक्शन का इफेक्ट समझ में आता है। और यही रिपल्शन का और अट्रैक्शन का जो
इफेक्ट हमें समझ में आ रहा है उसी को ही कहते हैं चार्ज, वही जो प्रॉपर्टी है उसी को ही कहा जाता है चार्ज। और जहां पर अगर बात की जाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो आपके नेगेटिव चार्ज कहलाएंगे, और जहां पर आपके डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की वो आपका पॉजिटिव बॉडी कहलाएगा। अब हम बात कर रहे थे कन्वर्जेशन की, तो कन्वर्जेशन का बस मतलब यही था कि जो आप सोच रहे हो कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो क्या खत्म हो जाते हैं, नहीं। जैसे कि जब आपने अपने बालों में कंघी को रब करा तो क्या हुआ, बिफोर रबिंग में देखो कि आपका जो बाल है उसमें जो नेट चार्ज है वो जीरो है। क्यों नेट चार्ज जीरो बोल रही हूं मैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन में है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। फिर मैंने कंघी को लिया और कंघी को इस तरह से मैंने रब किया, तो क्या किया मैंने, जब मैंने रबिंग की तो कॉन्टैक्ट से, फ्रिक्शन से क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर कैसे हो गए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपके चार्ज कैरियर्स थे वो आपकी कंघी में जाकर के ऐड हो गए आपके बाल से, ठीक है, आपके बाल से और चले गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन ही हमेशा मूव करता है बच्चों, कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपने जैसे ही कंघी से रब किया तो आपके बाल के अंदर के जो चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज थे, वो इस कंघी में आ गए, जिसकी वजह से अब कंघी कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गई तो ये क्या करेगी, यहाँ ज्यादा नेगेटिव है यहाँ कम है, तो ये आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है और ये नेगेटिव हो चुका है, और इन दोनों के बीच में आप देखोगे कि बाल जो है ये आपका खिंचता हुआ नजर आता है। तो क्यों खिंचता है, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन आ चुका है, जिसकी डायरेक्शन अब हम ये नहीं बता सकते क्योंकि चार्ज एक स्टैटिक क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो बाल है वो जो आपके इधर से उधर खिंच रहे हैं, तो क्यों खिंच रहे हैं, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव आ गया, एक जगह नेगेटिव आ गया। अब भाई जहां पर ज्यादा वैल्यू है वहां पर प्रोटॉन की संख्या तो बराबर ही है, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां ज्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक जगह पहले इलेक्ट्रॉन थे आपके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 3 को ही कंसिडर कर लेते हैं, तो पहले 3 थे, दूसरी जगह जो दूसरा एटम है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन भी 3 है और प्रोटॉन भी 3 है। अब हमने फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रांसफर हो गए, तो ये हो गया आपका टोटल 5, ठीक है। कितना हो गया बच्चों, ये 5 हो गया, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से कम हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये -1 बचेगा। अब अगर मैं इसका टोटल निकालूंगी, ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 5 - 3 अगर हम करें, या फिर ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो टोटल चार्ज है प्रोटॉन की तो हमारी संख्या सेम की सेम रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके बाल हैं वो इस तरफ खींचे चले जाएंगे, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपके इसको इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो दोनों में बराबर ही है, ठीक है। तो बच्चों कभी भी चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है, ना कि खत्म होता है। अब कुछ प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो आप समझ लीजिए, जैसे कि इस चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसको किसी एक डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाए, वो रैंडम मोशन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो लाइक चार्जेस के पास है या अनलाइक चार्जेस के पास है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आती है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब जैसे हमारी मास है, हमारी बॉडी में मास है, वैसे ही चार्ज का भी मास होता है, जिसके बारे में डिटेल में आप 11th-12th क्लास में और पढ़ेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि काउंट करना, है ना, कि एक किसी चीज में अगर एटम है तो उसके अंदर कितने चार्ज हैं ये काउंट करना। तो इसको कैसे काउंट किया जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q = N × E, जहां पर E होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। So the electric charge is measured in coulomb and the symbol of the same is C. हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर करते हैं, तो चार्ज को मेजर करने के लिए हम कूलम का यूज करते हैं। अब ये कूलम को ही क्यों यूज किया जाता है, पहली बात तो चार्ज को आप या तो कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करोगे। दूसरी बात, इसका यूनिट कूलम होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसको डिस्कवर कूलम ने किया था, जिनका नाम ही कूलम था, ठीक है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज न्यूमेरिकली अ वेरी
टाइनी वैल्यू, मतलब कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, और जिसको अगर आप रिप्रेजेंट करें तो जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या होता है चार्ज ऑन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। This indicates that any change has to be integral multiple of the of this fundamental unit of electron charge E। अब यहाँ पे फॉर्मूले को देखो सीधे सीधे, Q इक्वल्स टू क्या होता है N इंटू E होता है। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं क्या लिखूंगी, N की वैल्यू निकालूंगी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आपको चार्ज निकालना है। ठीक है, अब जैसे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है और मुझे 10 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 इंटू जो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूंगी, तो उससे मुझे क्या मिल जाएंगे, चार्जेस मिल जाएंगे। तो मुझे ये पता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो अगर मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, n को लिख दूंगी। n जो होगा हमारा होल नंबर होगा, 10 12 13 14 जितना भी हो, हम उसमें निकाल लेंगे कि कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, चलिए, तो कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड इट is the charge carried by 6 into 18 electrons। ठीक है, तो ये क्या होता है जो आपका 6 into 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कूलम। एंड सिंस द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। क्या पूछा इन्होंने, रिवर्स कर लिया कि 1 कूलम का अगर चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम का आपका चार्ज है, तो इस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको निकाल करके बताना है। अब हमें देखो सिंपल सा एक फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q की वैल्यू हमें दे दी है कि भैया 1 कूलम है ना। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है, n होल नंबर होता है, होल नंबर की यूनिट तो होगी नहीं, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू n हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी, वो मैं इसको डायरेक्टली बता दे रही हूँ, जो वैल्यू आएगी वो आपको वैल्यू देगी। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू N से हम 1 कूलम का चार्ज निकाल पाएंगे, जो कि लगभग आपकी 1/1.6 इंटू 10⁻19 समथिंग कुछ आएगी। ठीक है, तो ये आप अभी कैलकुलेट करें। अब क्या होता है कि आपको कई बार क्वेश्चन दिया जाता है, तो कूलम दे दिया तो ठीक है, माइक्रो कूलम दे दिया तो कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6, नैनो कूलम होगा तो 10⁻⁻9 कर दीजिएगा, पिको कूलम होगा तो 10⁻⁻12। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए, पिको कूलम के लिए, माइक्रो के लिए और नैनो के लिए क्या यूज़ करना है ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज additive in nature. E total electric charge of a system is algebraic sum of all the charges located in a system. For example, let us say a system has 2 charges plus 5C and minus 2C. Then the total net charge of the system is, दोनों को ऐड कर दो, मतलब कि कोई अलग से चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ज क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, हम उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सिंपल इतना समझ लो। एक जगह अगर 5 कूलम दिया है, एक जगह अगर -2 कूलम दिया है, दोनों को ऐड करोगे +3 कूलम आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक वीडियो के लास्ट में एक बार इसको समराइज कर दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल द सेम रिपेल अनदर चार्ज इज नोन एज चार्ज। जब भी हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या किसी भी फील्ड में रखते हैं और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन शो जो चीज़ करने लग जाए, उसी को हम चार्ज कहते हैं। चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं, और एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव अस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों हालांकि 10th क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बहुत डीप में नहीं आएगा, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। अब बारी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना। तो इलेक्ट्रिक करंट बना है फ्लो ऑफ चार्ज से, चार्ज के फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट बना।
अभी चार्ज फ्लो करना कब शुरू कर देते हैं? हमें ये तो पता है कि ये मोशन करते हैं कंडक्शन से, फ्रिक्शन से, पोलराइजेशन से। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, तो उसके लिए हमें फोर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। आई होप आज की क्लास आपको चार्ज की समझ में आई है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टेप अप अकेडमी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो इतने प्यार से हमारे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।